बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे जो रिमेनिंग मॉक टेस्ट के जो मैथ पोर्शन के क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंशाल्लाह फिर इस लेक्चर के फ़ौरन बाद मैं जो ये 4-5 वन शॉट्स लेक्चर अपलोड करूँगा, जिसमें आपका फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और भी जो मतलब टॉपिक्स रह गए ना, तो इंशाल्लाह सारा 4-5 वीडियोस के अंदर कवर मैं करवा दूंगा। ठीक है, ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह हो जाएगा सारा कवर। ठीक है, तो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे हिट करना, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, ये जो MCQs है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो हमारे को MCQs दे रहा है, उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। पहले MCQs में देखो हमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि बेटा 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कंसेंट्रिक सर्किल इफ दे हैव। अब देखो वो आपको बोल रहा है कि हमारे पास 2 सर्किल है। कौन से 2 सर्किल है? जो कंसेंट्रिक सर्किल है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है कि बेटा अगर आपके पास ये एक सर्किल है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एक और सर्किल है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों का क्या होगा, दोनों का सेंटर पॉइंट तो सेम है कि एक ही सेंटर है, लेकिन रेडियस क्या होगा बेटा, दोनों का डिफरेंट होगा। इसका रेडियस ये होगा तो दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे वाले का ये होगा। इसको चलो ये R1 है, इसका रेडियस तो उसका क्या होगा R2। यानी कि कंसेंट्रिक सर्किल वो सर्किल होता है जिसका सेंटर सेम हो बट रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है, सेम रेडियस, सेम सेंटर, या डिफरेंट डायमीटर, या डिफरेंट सेम डायमीटर। ठीक है, अब डिफरेंट अगर रेडियस बोलता तो वो ऑप्शन यहाँ पे राइट होता। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन दिए वो डायमीटर के दिए, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन जो उसने सही दिया वो कौन सा दिया बेटा, सेम सेंटर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सेम सेंटर होता है। ठीक है, अच्छा आप देखो सेकंड MCQs में, जो MCQ नंबर 16 है, उसमें आपको क्या बोला गया है, वो कह रहा है रेडियस ऑफ सर्किल, ये आपको इक्वेशन दे रहा है x² प्लस का y² प्लस का 12x माइनस का 10y इक्वल टू 0 इस। अब आपको ये इक्वेशन दे रहा है, वो कह रहा है इस इक्वेशन का रेडियस मालूम करके दो, और ये इक्वेशन किसकी है, सर्किल की। अब इस सर्किल की इक्वेशन का रेडियस मुझे निकाल के दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, को मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या MCQ नंबर 16 था, वही जो आपको बोल रहा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल x² प्लस का y² प्लस का 12x माइनस का 10y इक्वल टू 0। इस सर्किल की जो हमारे को ये क्वेश्चन दे रहा है, इसका हमें रेडियस मालूम करना था। तो हमारे पास आपको पता है कि जनरल जो सर्किल की क्वेश्चन होती है वो क्या होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। अब r² जो है ये हमारा रेडियस, हमें ये चीज़ मालूम करनी है। ठीक है, अब हम ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास जो सवाल में गिवन थी वो हमने ली। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें इसके मुताबिक जो है बनाना है। ठीक है, अब जो हमारे पास जनरल इक्वेशन तो बेटा ये थी ना हमारे पास, अब इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से जो है इसको बनाना है कि हमारे पास इस तरीके इस फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाए। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे जो है इसको होल ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ भी हमें होल ब्रैकेट में बंद करके इक्वल टू r² बनाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने x वाली टर्म को x वाली के साथ कर दिया, y वाली को y वाली के साथ कर दिया, यानी कि x² प्लस का 12x एक साथ लिखा, y² और जो माइनस का 10y एक साथ लिखा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा हमारे पास आपको मालूम है फार्मूले का कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। अगर यहाँ पे आप देखो कि मेरे आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास x² है, यानी कि a² आ गया, आपके पास 12x है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपका b वाला जो है यहाँ पे b नहीं है। ठीक है, अब जो है आप इससे बनाने की कोशिश कर लो, यानी कि अगर जैसे मिसाली के तौर पे मैं इसको दूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई x² है ना, आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ कि आप इसको ऐसे ले लो 2x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 बने। ऐसा ही होता है ना कि हमारा फार्मूला इसी तरीके से बनता है 2ab। अब मुझे b चाहिए प्लस का, फिर मुझे क्या चाहिए होगा, b का स्क्वायर चाहिए होगा। अब मुझे यहाँ पे वो टर्म चाहिए। ठीक है, अब मैं वो अपने पास से सपोज करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 लिया, तो देखो मेरे पास ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि मेरे पास 12 बने, तो मैंने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 12 बनेगा। तो देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे क्या बनेगा, x² 12x प्लस का 36। ठीक है, तो ये मेरे पास ये जनरल फॉर्म बनी। अब इसको मैं जो है इसको होल ब्रैकेट में बंद करूंगा, जो कि इसके मुताबिक होगा। अब जब मैं इसको बेटा इसको होल ब्रैकेट के मुताबिक बंद करता हूँ तो x आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं उसको होल ब्रैकेट में बंद करूंगा तो ये मेरे पास बन गया, ये इस फॉर्म के अंदर बन गया ना, सही है। तो ये मेरा इस फॉर्म के मुताबिक बन गया, तो यही तो मुझे चाहिए था।
तो देखो मैंने यहाँ पे कि ये बनाना पड़ेगा ना, ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये याद रखना कि अब एक चीज़ याद रखो, ये तो मैंने एक जनरली आपको समझाया है, ठीक है, ये फार्मूला। अगर आप मैथ के अंदर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज़ को ऐड करते हो तो हमेशा याद रखना कि उसके साथ उसको माइनस भी करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी नंबर को, यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x था ना, इसके साथ मैंने 36 को ऐड किया, ठीक है। जब ऐड किया तो इसी को मैंने माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों? अगर ऐसा करता हूँ मैं, प्लस करता हूँ साथ माइनस भी करता हूँ, वो इसलिए करते हैं कि अगर मैं इसको काटूंगा प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी इसको होल ब्रैकेट में बनाने के लिए मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे मैंने 25 को ऐड किया। ये तो मैंने अभी जो समझाया था आपको, ये फार्मूले से था ना, ये फार्मूला बनाने के लिए मैंने आपको समझाया था। अब जैसे यहाँ पर है ये वाई स्क्वायर वाला, जैसे बेटा मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का 10 है। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए जो ऑप्शन जो आपके पास ए था वो क्या था, मतलब वाई था इस फार्मूले के मुताबिक ना, यहाँ ये वाला ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब 2 है, ए आपके पास क्या है, वो ए ही है। अब मुझे बी चाहिए, अब मुझे बी यहाँ पे मेरे पास बी नहीं है, तो मैं ऐसा कौन से नंबर को यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 10 जो है आंसर क्या बने, 10 बने। तो मैं क्या करूँगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा एब्सोल्युटली, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, मेरे पास 25 बन रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे भी देखो क्या करा, मैंने 25 को ऐड भी कराया और सब्ट्रैक्ट भी करवाया। वो क्यों करवाया, क्योंकि मेरी क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े ना, ठीक है। मैंने देखो प्लस का और माइनस का कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास एब्सोल्युटली क्या बन जाएगा, और ये क्वेश्चन वैसी की वैसी रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब मैंने इसको होल ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। जब ये होल ब्रैकेट में बंद हुआ तो क्या बनेगा, वाई माइनस का 5 का होल स्क्वायर, और ये बन गया एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर, और माइनस का 36 ऐसा रहा और माइनस का 25 ऐसे जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहाँ से जो है ये माइनस का था उधर ले गया प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था उधर ले गया प्लस का हो गया, ठीक है। ये दोनों तो आपके पास ऐसी कैसी रही, अब उधर लेके गया तो दोनों प्लस का हो गया था, दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 61 आ गया, ठीक है। अब ये आप पूरा देख सकते हो, ये मेरी क्वेश्चन है, ये पूरी की पूरी, ठीक है। ये मेरी जो भी पूरी ये क्वेश्चन है कि ये बेटा मेरे पास इस फॉर्म के अंदर बन गई है, ये हम नहीं बनी। देखो ये मेरी पूरी की पूरी एज इट इज इस फॉर्म में आ गई है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का ये आ गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये आ गया इसके मुताबिक, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो माइनस है या प्लस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। आपने इस फॉर्म के अंदर बना ली, बन गई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे 61 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, अब जब ये आर का स्क्वायर है तो उसको मैंने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर आपकी किसके बराबर आ गया, 61 के, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो आर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, रेडिकल 61। तो यहाँ पे बेटा कौन सा ऑप्शन है रेडिकल 61 का, तो मेरे पास यहाँ पे ए ऑप्शन जो है रेडिकल 61 है। अगर वो आपको रेडिकल में नहीं देता वैल्यू, वैसे ही देता तो आपकी वो वैल्यू भी ठीक है, ठीक है। उस पर आप जो है वो परेशान नहीं होना, क्या पता उसने वो जो है आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू रखी हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखो आपके पास 17वां एमसीक्यू आपको क्या दे रहा हो, कह रहा था द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का 2ay इक्वल टू 0 इज। आपको क्या दे रहा है, वो आपको जो है यहाँ पे पैराबोला की एक इक्वेशन दे रहा है और उसमें आपको पूछा है कि आपको लेंथ मालूम करनी है किसकी, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला की, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो ना आप लोगों का, ठीक है। अब देखो ये सवाल जो मैंने पूरा लिखा हुआ ये हमारे को इक्वेशन दी गई थी, ठीक है। अगर आपको मालूम हो कि हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, लेकिन चलो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं ना, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये मैंने इक्वेशन एज इट इज ऐसी लिखी, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड किया। कैसे किया, ये 20 माइनस का 20 आया था उधर क्या प्लस का हो गया, ठीक है। 4 यहाँ क्या कर रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया स्टेप, ठीक है। 4 1 4 4 5 20, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा 5y के, ठीक है। अगर आपको याद हो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये याद रखना, ये हमारे पास जो होती है पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हमने लिखी, अब हमने क्या करा, इसको इसके साथ कंपेयर किया, यानी कि समझ लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इधर रखा तो हमारा क्या आ जाएगा 5y, ठीक है, इक्वल टू 4ay, ठीक है। y से y कैंसिल हो गया तो 4a हमारा किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 5 के, ठीक है। यही मेरा आंसर था। 4a यहाँ पे क्या था बेटा, वही तो हमारी लेंथ थी लेटेस्ट रेक्टम की, यानी कि, ठीक है, वही हमारी लेंथ थी जो पैराबोला ऑफ लेटेस्ट रेक्टम था, तो हमने वो मालूम कर लिया, जो कि वैल्यू क्या है 5। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 5 कहाँ है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे 5 जो है वो ये सही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखो वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है आई स्टेरिक जे, ठीक है। आई स्टेरिक जे जो है आपका किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो स्टेरिक का मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब ये इस तरीके से कि आपका आई डॉट जे किसके इक्वल होगा, आपसे इस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए स्टेरिक बना हुआ है, लेकिन स्टेरिक नहीं डॉट है इसका मतलब ना। अगर आपको याद हो कि हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसके अंदर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो उसमें क्या होता है बेटा, अगर कोई दो डिफरेंट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में हो,
ठीक है, अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेकिन डॉट प्रोडक्ट के जरिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, 0 आता है। अगर दो सेम वेक्टर्स हो तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, ये आपको याद है। अच्छा, अब देखो ये वही 19वां एमसीक्यूज में अब देखो आपको यही बोल रहा है कि आपके पास 3i डॉट का आपके पास 9i और डॉट आई। ठीक है, अब इन तीनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 से क्या आ जाएगा 27 और यहाँ कुछ नहीं है, आई के साथ तो क्या है 1 है, तो 27 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और आई आपका क्या आएगा, वो सेम ही रहेगा, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 27 आई आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलो कि सर यहाँ तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 आना चाहिए, लेकिन आपने आई को आई से जो मल्टीप्लाई किया आंसर तो 1 ही आया। अगर 3i को अगर 9i से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर आएगा आपका 27। क्यों? क्योंकि आई से आई जब करोगे तो वो तो 1 आ जाएगा। फिर आपने क्या करा है, 27 को मल्टीप्लाई किया है आई से, तो आपका क्या आंसर बना बेटा, 27i। ठीक है, अगर आपको यहाँ आई नहीं होता, अगर ये दो होते तो आपका आंसर ए वाला ऑप्शन था। ठीक है, ये जहन में रखना बात, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, बंदा इसमें कभी कभी अटक जाता है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखो आप लोगों को क्या बोल रहा है बेटा, वो कह रहा है कि आयोटा की पावर 63 किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये 3-4 दफ़ा मॉक टेस्ट में आ चुका है और पास पेपर में मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, बहुत ईजी है। ठीक है, हमने क्या करना होता है बेटा, मैंने आप लोगों को इसका मेथड भी बताया था, टर्मिनोलॉजी जो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, उसमें मैंने आपको बोला था कि इसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि 63 को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो जो है फिर वो आयोटा की पावर के ऊपर चले जाएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा फिर वो आप निकालोगे तो वो आंसर आपका बनेगा। ठीक है, अब जब 63 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा 63। ठीक है, जब 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 60। जब इसको इससे माइनस करोगे तो आंसर आपके पास क्या बचता है, 3। अब ये 3 आपका क्या है, यही आपका रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये जो है आप आयोटा के ऊपर पावर दे दो, आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस आयोटा के। ठीक है, आपका हमेशा जो आयोटा का आंसर आता है वो 1, -1, माइनस आयोटा या पॉजिटिव आयोटा के अंदर आता है। इन 4 के अंदर आपका आंसर लाई करेगा हमेशा, ये याद रखना। ठीक है, तो आयोटा की पावर क्यूब जो है मतलब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे आपका कहाँ पर है बेटा, माइनस आयोटा, यहाँ पे डी ऑप्शन है, तो ये आपका माइनस आयोटा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा 21 में एमसीक्यूज में देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने दो कॉइन्स को क्या करा, दो डिफरेंट कॉइन्स थे आपके पास, आपने उनको एक साथ टॉस किया, यानी कि साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ आपने टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास एटलीस्ट वन हेड आए। ठीक है, अब देखो आपके पास दो कॉइन्स है। ठीक है, अब एक कॉइन में आपके पास क्या होता है बेटा, अगर एक कॉइन की बात करें तो एक कॉइन में आपके पास हेड और टेल होगा, यानी कि इस साइड पे हेड होगा और उसके पीछे क्या होगा, टेल होगा, एक कॉइन के अंदर ना। अब क्या कर रहे हो आप, दो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो बेटा आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी, यानी कि आउटकम्स आपके पास क्या क्या आएंगे बेटा, या तो हेड आ सकता है एक साथ, या तो हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड आ जाएगा, या फिर टेल टेल आ जाएगा, ऐसी होगा। यानी कि आप कॉइन को टॉस करोगे ना बेटा, तो या तो हेड आएगा दोनों में, या तो एक में हेड आ जाएगा, या एक में टेल आ जाएगा, या एक में टेल आएगा, या एक में हेड आएगा, या दोनों में टेल आ जाएगा। अब आपको मैंने इसमें बताया था फार्मूला इसका कि बेटा इसका फार्मूला क्या होता है कि टोटल आउटकम्स, ठीक है, और ऊपर क्या आता है, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जो फेवरेबल या पॉसिबल आउटकम्स जितना आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉसिबल आउटकम्स, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे 4। ठीक है, ऊपर आपके पास क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम्स बेटा आपको जो चाहिए थे, यानी कि आपको क्या चाहिए था, एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए। तो वन हेड किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें हेड आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें हेड नहीं आ रहा। तो कितने में हेड आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होते हैं, बहुत ईजी है। अगर आप सवाल की टर्मिनोलॉजी समझ गए ना कि वो सॉल्व किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, भले थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट में मसला है, आपका थोड़ा सा लॉजिक मतलब जो आप सवाल को समझ नहीं पाते लेकिन उसको सॉल्व करना आ रहा है ना, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका 80% अगर आपको सवाल सॉल्व करना आ गया ना, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप 100 एमसीक्यूज में से अगर 25 मैथ के एमसीक्यूज आते हैं ना, 25 में से आप 18 एमसीक्यूज तो कर जाओगे। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े लॉजिकल होते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूजन वाले होते हैं, लेकिन इतना कोई भी लॉजिक नहीं होता ना। ठीक है, बहुत ईजी एमसीक्यूज आते हैं ना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 और 4। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 22 एमसीक्यूज में देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos 90। ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा, आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि देखो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ये भी मैंने आप लोग को बताया था यार। ठीक है, cos 90 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो 1 होती है। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है, अब इसका अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा,
वो 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू बेटा वो 1 होती है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये इसके रेसिप्रोकल है, ये इसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी कि अगर कॉस 0 पे चेक करोगे तो 1 आएगी, कॉस 90 पे 0 मिलेगी। साइन 0 पे चेक करोगे तो 0 होगी, साइन 90 पे क्या होगी, 1 होगी। तो यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना ये। ठीक है, साइन इसके रेसिप्रोकल है, वो उसके रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से आप ये टर्मिनोलॉजी को याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन दे रहा है, इस इक्वेशंस के रूट क्या होंगे। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन का रूट मालूम करना है। ठीक है, अभी इसके इक्वेशन का रूट मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो आपको क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है इस इक्वेशन के हमें रूट निकालना है। ठीक है, ये आपके पास एक कौन सी इक्वेशन है, अगर आपको मालूम हो तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो आपके ऊपर पावर, जिस इक्वेशन के ऊपर पावर 2 होती है ना, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जिसके ऊपर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है, जिसके ऊपर पावर 3 हो वो पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, ये आपको सॉरी क्यूबिक इक्वेशन होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आपको मालूम होगा। ठीक है, अगर नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखो कि अगर जैसे हमारे ये इक्वेशन दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 10, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स निकालना है। देखो रूट्स का क्या मतलब होता है, आंसर। इसके आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पहला वेरिएबल होता है ना, यानी कि x है। अब x के ऊपर पावर कितनी दे रहा है, 2 दे रहा है। तो हमेशा ये याद रखना बेटा, ये टर्मिनोलॉजी ये है कि अगर जिस जो वेरिएबल के ऊपर पावर, शुरू में जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर जितनी पावर होगी ना, उसके उतने ही आंसर आएंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 आएंगी। अगर एक्स क्यूब होता है तो एक्स की कितनी वैल्यू आती है, 3। अगर एक्स पावर 4 होता है तो एक्स की जो कितनी वैल्यूज आती है, 4 आती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अगर आपके पास सवाल उसमें जो सवाल दे दे MCQs में, ठीक है, अगर वो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे आपको, अगर वो जितनी पावर है ना ऊपर, वो आप याद रखना कि उतने ही उसके आंसर आएंगे। ऑप्शन में चेक करना, अगर इसमें भी देखो चेक करो तो आपके पास कितनी वैल्यूज है, यहाँ हर ऑप्शन में 2 वैल्यूज है। अगर 3 होती पावर तो हर जगह 3 वैल्यूज होती। हमेशा ये याद रखना। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, अब हम मिडिल टर्म बैक से जो है इसको सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, फैक्टर के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको मिडिल टर्म ब्रेक किया। क्यों? यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 ने 10 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 10। अब मुझे इस वाली टर्म को क्या करना है बेटा, इस तरीके से इसको ब्रेक करना है कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे 10 बने और प्लस करने से, प्लस या माइनस करने से मेरे पास यही जो बीच वाला जो टर्म है यही बने। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखो मैंने इसको ब्रेक कर दिया ना, 10 और 1 में। अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 10 ही बनेगा। अगर 10 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 9, तो वो माइनस का 9 ही बन रहा। तो मेरे इक्वेशन क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस का 10। ठीक है, फिर मैंने देखो क्या किया, यहाँ से तो मैंने x कॉमन ले लिया इसमें से। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं पॉजिटिव का 1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अगर देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके पास ये वाला और ये वाला ब्रैकेट, अगर ये दोनों बेटा सेम आ जाए ना, तो हमेशा ये याद रखना कि आपका जो फैक्टर मेथड है वो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, आपका फैक्टर मेथड सही है, तो आप ये दोनों सेम आ गया तो आपका सही है। तो फिर आपके क्या बचेगा, एक x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0, और आपके पास ये 2 ब्रैकेट है, इसको आप एक दफा लिख दोगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पॉजिटिव का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -1 और एक x की वैल्यू आ गई 10। जो पॉजिटिव का तो उधर गया तो पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, तो एक 10 आई और एक -1 आई, तो ऑप्शन में कहा है भाई 10 और -1, तो आपके पास सी ऑप्शन में, तो आपका ये सी ऑप्शन बेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि 24वें MCQ में आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द फोकस ऑफ पैराबोला विद द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रहा है, इसका हमें क्या बनना है, पैराबोला का फोकस मालूम करना है। ठीक है, पैराबोला में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेटेस्ट रेक्टम होता है, पैराबोला वेक्टर्स होता है इसका, और जो ये फोकस होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। खैर हमें इस पैराबोलिक इक्वेशन का क्या मालूम करना है बेटा, फोकस मालूम करना है। ठीक है, तो अब हमें इसे मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने पहले से ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों के लिए। अब देखो हमारे को वही सवाल दे रहा था, फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन हमें क्या दी हुई थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 10 100 वाई। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, आपको पता है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है पैराबोला की, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर 4ay। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था, सॉरी ये जो इक्वेशन दी हुई किसमें दी हुई है, माइनस का 100 वाई। ठीक है, तो माइनस में ना, तो अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास,
जो आपके पास फार्मूला बनेगा यहाँ पे भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो भी माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो कहाँ पे जाएगा, ओपन डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस में जा रहा है ना। यानी कि वर्टिकल लाइन अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना बेटा, वो इस तरीके से बनेगा कि आपका ये पैराबोला कहाँ की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो वो भी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ठीक है, अगर आपने पैराबोला नहीं पढ़ा हुआ तो उस आप पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िएगा, या मैं भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि ये जो है माइनस में क्यों आया। ठीक है, खैर अब ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म और जो इक्वेशन आपको सवाल में गिवन थी वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब मैंने क्या करा, दोनों को कंपेयर किया, यानी कि एक्स की वैल्यू की जगह इसको यहाँ पे रख लो। ठीक है, और ये आपके पास ऐसा, तो क्या हो जाएगा, हमें एक ही वैल्यू को निकालना है, एक ही वैल्यू हमने निकाल दी, वो कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, अब सिंस द पैराबोला ऑफ ओपन डाउनवर्ड्स हमारे पास क्या बनेगा कि उसका जो डाउनवर्ड्स में उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है बेटा, 0, -a होता है। ठीक है, हमारे पास जो पैराबोला का जब वो डाउनवर्ड्स की तरफ जाता है तो उसका जो फोकस होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, 0, -a। ठीक है, अब 0 तो आपके पास एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई थी, 25। तो ये माइनस आपका ऐसे का ऐसा, तो ये हो जाएगा 0, -25 इसका आंसर हो जाएगा इस पैराबोला का। ठीक है, तो आपके पास कहाँ है 0, -25, तो यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, देखो उसमें ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये जो है आपके पास परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसमें से एमसीक्यूज है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो समझो वो क्या कह रहा है, वो आपको वो कह रहा है अ 5 मेंबर्स कमेटी इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 मिलिट्री ऑफिसर्स एंड 9 सिविलियन ऑफिसर्स। अब देखो यहाँ तक पहले समझते हैं हम, वो आपको क्या कहना चाह रहा है बेटा, वो आप लोगों को कह रहा है कि हमने 5 मेंबर्स का क्या करना है, कमेटी बनानी है। कमेटी ले लो या ग्रुप ले लो। ठीक है, आपने ग्रुप बनाना है 5 मेंबर्स का। ठीक है, वो बनना चाहिए, ग्रुप किस में से बनना चाहिए, 5 मिलिट्री ऑफिसर्स के ग्रुप में से और 9 सिविलियन जो हमारे पास ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप में से। यानी कि हमारे पास देखो पहले से हमारे पास 2 ग्रुप हैं, कौन कौन से, यानी कि 2 कमेटी हमारे पास पहले से है, कौन कौन सी, एक 5 मिलिट्री ऑफिसर्स की और जो 9 मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी। ठीक है, यानी हमारे पास 2 ग्रुप पहले से हैं, तो इन दोनों में से हमने 5 बंदे उठाने हैं और 5 बंदों का हमें ग्रुप बनाना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इफ़ द कमेटी मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 2 ऑफिसर्स एंड 2 सिविलियंस। ठीक है, वो कह रहा है जो 5 बंदों का आप ग्रुप बनाओगे ना, इन दोनों में से उठा के बंदों को, ठीक है, वो ग्रुप में अंदर जो है आपके पास एटलीस्ट 2 ऑफिसर्स होने चाहिए और 2 सिविलियन ऑफिसर्स होने चाहिए, यानी कि 2 सिविलियंस होने चाहिए और 2 ऑफिसर्स होने चाहिए। ठीक है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी कमेटी टू बी चूजन। यानी कह रहा वो आगे यहाँ पे कह रहा है कि हम जो सिलेक्शन करेंगे ना बंदों की, वो कितने तरीक़ों से हम कर सकते हैं और कितने तरीके से हम उसे चुन सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है आपका कम्बिनेशन वाला सवाल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों की सिलेक्शन करते हैं। यानी कि इन हाउ मैनी, ये जो आपको ये वाली लाइन दे रहा है ना, इस लाइन का मतलब है कि हम कितने तरीके से उसे जो है चूज़ कर सकते हैं, यानी कि कितने तरीके से हम चूज़ करें और कितनी कमेटी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप इसको समझते हैं। ठीक है, अब मैंने सॉल्व करके पहले से रखा हुआ ऑलरेडी। देखो वो क्या कह रहा है, यूज़ कम्बिनेशन फार्मूला। हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं बंदों की सिलेक्शन कर रहे हैं ना। ठीक है, सिलेक्शन के लिए हमारे पास जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ों की सिलेक्शन को बताते हैं तो उधर क्या यूज़ होता है, कम्बिनेशन यूज़ होता है। अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास परमुटेशन यूज़ होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद है कि ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, NCR, यानी कि कम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r का डिफरेंस का फैक्टोरियल। हमारे पास ये क्या है फार्मूला कम्बिनेशन का। ठीक है, अब देखो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है ताकि आपको ईजीली और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ठीक है जी, अब देखो पहले स्टेप में हमारे को क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि सिंस द कमेटी मस्ट हैव 5 मेंबर्स। ठीक है, जो हमें कमेटी बना दी थी, यानी कि ग्रुप बनाना था, वो कितने बंदों का बनाना था, 5 बंदों का ग्रुप बनाना था। ठीक है, और उस ग्रुप के अंदर एटलीस्ट के 2 बंदे ऐसे हों जो ऑफिसर्स हों और 2 बंदे ऐसे हों जो सिविलियन ऑफिसर्स हों, यानी कि सिविलियंस हों। ठीक है, ऑफिसर नहीं लिखा हुआ, वो अपने पास से कह रहा हूँ, लेकिन 2 बंदे ऐसे होने चाहिए जो ऑफिसर्स हों और 2 बंदे जो हैं वो सिविलियंस होने चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा जो कमेटी बनेगी 5 बंदों की बनेगी। अगर 2 ये होगा तो एक बंदा तो फिर भी रह गया। तो हम क्या करेंगे कि पहले 2 सिविलियन लेंगे और 2 ऑफिसर्स लेंगे,
3 सिविलियन ले लेंगे। फिर दूसरा ग्रुप बनाएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, 3 सिविलियन ले लेंगे और 3 ऑफिसर्स ले लेंगे और 3 सिविलियन को उठा लेंगे, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हमने क्या करा विथ एटलीस्ट हम क्या कर रहे हैं, 1-2 ऑफिसर्स को ले रहे हैं और 2 सिविलियन हमें चाहिए, ठीक है। द पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेंगे बेटा, पहले में हमने क्या करा कि हमने 2 ऑफिसर्स को लिया और 3 सिविलियन को ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने जो है फिर दूसरा ग्रुप बनाया जिसके अंदर हमने जो दूसरी कम्बिनेशन बनाई, तो जिसके अंदर क्या होगा, हमारे पास 3 ऑफिसर्स होंगे और 2 सिविलियंस होंगे, ठीक है। और ये जो 5 बंदों का ग्रुप बनेगा किसके अंदर से बनेगा, जो हमारे पास पहले से जो 2 ग्रुप थे, कौन से थे, 5 मिलिट्री ऑफिसर्स का और 9 सिविलियन जो 9 सिविलियंस थे, ठीक है, उनका ग्रुप। इन दोनों में से हमने जो है बंदों को उठाना होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो कैलकुलेट करेंगे कम्बिनेशन को, केस को, तो हमारे पास क्या होगा, पहले हमने क्या लिया कि भाई पहले केस में हमने कम्बिनेशन बनाई कि 2 ऑफिसर्स और 3 सिविलियन का, ठीक है। तो वो कम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगी कि भाई 5 2 यानी कि 9, ये हमारे पास ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला n होगा, यानी कि जो 5 है ये हमारे पास क्या होगा, ये n होगा, और नीचे वाली टर्म क्या होती है, r होती है, ठीक है। ये n जो हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। तो 5 और 2 का ग्रुप बनेगा और एक 9 और 3 की कम्बिनेशन बनेगी, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी जो कम्बिनेशन बनेगी 3 और 2 की बनेगी, तो वही चीज़ होगी कि हमने 5 में से 3 मेंबर्स लिए और यहाँ से हमने कोई 2 मेंबर्स लिए, ठीक है। यानी कि 2 ऑफिसर यहाँ से ले लिए, 2 सिविलियन यहाँ से ले लिए, 9 में से पहले हमने 9 यहाँ से उठा लिए थे 3 सिविलियंस, ठीक है। हमने इन्हीं में से ग्रुप बनाना था ना, जो हमारे पास ये था, सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन समझ लो मे भी आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सुनो, तो देखो हमारे पास ये जो कम्बिनेशंस बनी है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास देखो क्या बनेगी, n और 5 और 2 यानी कि 5C2, यानी कि इसकी कम्बिनेशन को हम जब निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा, ये हमारे पास जो फार्मूला था ये वाला, इस फार्मूले को हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करी। n क्या है यहाँ पे, n आपका जो 5 है और r क्या है 2 है, तो इसके अंदर आप वैल्यू को पुट करो। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। इतनी बेसिक बातें थोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको नहीं पता ना, फैक्टोरियल होता है आपका, ठीक है। फैक्टोरियल क्या काम करता है, जैसे मेरे पास 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो इससे पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराता है, यानी कि 2 × 1। अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो बेटा क्या करूँगा, 3 × 2 × 1, ठीक है। हमें क्या करना था, जो नंबर का फैक्टोरियल निकालना है ना, उसको पिछले वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, एटलीस्ट कहाँ तक, आखिरी जो नंबर होगा हमारा 1 होगा, वहाँ तक हमने मल्टीप्लाई कराना। तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, 6 होगा 3 का, इसका क्या होगा हमारे पास 2 होगा 2 का, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो इस तरीके से आपने पीछे जाना होता है ना नंबरों को लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमने एक एक की कैलकुलेशन करी, यानी कि पहले हमने क्या करा बेटा, 5 जो हमारा मिलिट्री ऑफिसर्स थे ना, उसमें से हमने कोई 2 ऑफिसर्स उठाए, यानी कि उसकी कम्बिनेशन बनाई। फिर हमारे पास 9 सिविलियंस थे, तो उसमें से हमने 3 सिविलियंस उठाए, ठीक है, उसकी कम्बिनेशन बनाई। इसी तरीके से 5 में से 3 की, फिर उसमें से 9 में से 2 की, ठीक है। हमने जो इस तरीके से कम्बिनेशन बनाई थी, इस तरीके से ना, ठीक है। इसको हमने इसके मुताबिक इन नंबर्स में से उठा के हमने इसकी कम्बिनेशन बनाई, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली वाली कम्बिनेशन का आंसर आया 10, दूसरी वाली का आया 84, तीसरी वाली का आया 10 और चौथी वाला आया उसका आया 36। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो कितने वे से होगी, ठीक है। अभी तो हम एक एक की पहले अब हम निकाल लें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, छोटे स्टेप के अंदर कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर ईच केस। हम पहले एक केस की कम्बिनेशन निकालेंगे, फिर दूसरी की निकालेंगे, फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, वो टोटल नंबर ऑफ वेज की कम्बिनेशन आ जाएगी। यानी कि हम कितनी तरीक़ों से जो है जो बंदों की ये सिलेक्शन कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम ग्रुप को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये समझो, फिर मैं आखिर में एक सवाल समझाऊंगा परमुटेशन का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस ये क्या कहानी है, ठीक है। अगर आपने नहीं समझा हुआ तो मैं समझाऊंगा ना एक सवाल, तो वो उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, हमने क्या करा था भाई, पहले हमने जो कम्बिनेशन बनाई थी वो ये बनाई थी कि 2 ऑफिसर्स होंगे और 3 सिविलियन होंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑफिसर्स कहाँ हैं भाई, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहे हमारे 2 ऑफिसर्स और 3 कम्बिनेशन। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो दूसरा केस था हमारे जिसमें 3 ऑफिसर्स थे और 2 सिविलियन थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। और ये जो हमारे पास ये चीज़, हम दोनों के जो अलग अलग केस बने हैं हमारे पास, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने बनेंगे बेटा, 1200। यानी कि हम इन बंदों की सिलेक्शन हम इतने तरीक़ों से 1200 जो है, मतलब 1200 तरीके, हम इतने तरीक़ों से हम इतने बंदों के सिलेक्शन या ग्रुप बना सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, 1200। तो हमारे पास 1200 ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास राइट है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं आपका एक परमुटेशन वाला सवाल समझाता हूँ, आपको बहुत ईजी तरीके से जो है ये समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास देखो, हमारे पास, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 4 बंदे, ठीक है, कितने बंदे, 4 पर्सन है, ठीक है, आपको समझ में आएगा ना। अब परमुटेशन के सवाल से समझो, 4 बंदे, एक बंदा ए है, बी है और सी है और एक डी है, ठीक है। मेरे पास एक जो है क्लास रूम है, ठीक है, क्लास रूम है मेरे पास, मेरे पास क्लास रूम है, ठीक है, क्लास 1 ले लो, ठीक है। मेरे पास एक क्लास रूम है, उसके अंदर 4 बंदे ए बी सी डी, ठीक है, और मेरे पास 3 चेयर है, 1 2 3। अब मुझे 4 बंदों को इन 3 चेयर पर बिठाना है, बताओ मैं कितने तरीके से इससे बिठा सकता हूँ, ये सवाल है कि 4 बंदे इन 3 कुर्सियों पे कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं। ये तो हमारे पास होती है अरेंजमेंट और कम्बिनेशन, ठीक है। अब इधर क्या लगेगा, परमुटेशन लगेगा, क्यों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, ये आपके पास फार्मूला बनेगा 4PR, ठीक है, या इस तरीके से ले लो, आप क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो ना, तो 4 को मल्टीप्लाई करा दो, 4 का फैक्टोरियल निकाल लो, ठीक है। जब 4 का फैक्टोरियल निकालोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, 4 × 3 × 2 × 1, क्यों, क्योंकि देखो अगर एक बंदे की बात करें तो एक बंदा इस क्लास रूम के अंदर गया तो वो कितने तरीक़ों से बैठ सकता है, 3 तरीक़ों से, ठीक है। उसके बाद 3 तरीके, यानी कि वो एक बंदा इन चारों कुर्सियों पर बैठ सकता है। दूसरा बंदा क्या करेगा, दूसरा बंदा आएगा तो वो 2 कुर्सियों पर बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक बंदा इस कुर्सी पर पहले से ही ऑलरेडी बैठ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद कितने चांस बचे, 2। अब जब ये आएगा तो उसके पास क्या बचेगा, 1 चांस, इसके बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इस तरह इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इसके बाद क्या बचेगा, एक भी चांस नहीं बचेगा, तो आप क्या करोगे, आप जो है इसका फैक्टोरियल निकालोगे, तो आप इसको इस फार्मूले के मुताबिक अगर निकालो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो अब क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 4 × 3 मतलब 12 को इससे गया 24, तो 4 का फैक्टोरियल आता है 24 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 4 - 3 तो 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होता, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। यानी कि ये 4 बंदे इन कुर्सियों पर 24 वेज से जो है बैठ सकते हैं। ये होती है परमुटेशन, अरेंजमेंट और कम्बिनेशन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारा लेक्चर और जो भी मैंने आपको जिस तरीके से मैं समझा सकता था, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके सारे टॉपिक्स में क्लियर करा दूँगा जितना मेरे से हो सकेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो कि अगर आपके लिए जितनी मेहनत करते हैं आपसे इसी से सपोर्ट मिलती है मेरे को, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।